तृतीय वर्ष के सभी छात्राएं पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और हिंदी साहित्य के तीसरे साल में पेपर फर्स्ट मैं पढ़ा रही हूँ और पेपर फर्स्ट में है कवियों की जो कविताएं, उनकी व्याख्या मुझे तुम लोगों को समझानी है। तो मैथिली शरण गुप्त की पहले हम करते हैं बेटा। उसमें शीर्षक है कविता का राम राम से लेकर अपनी गया है। पूरी तुम्हारे सामने आ गई है। अब तुम लोग उसमें से अर्थ मैं बोलूँगी और तुम ध्यान से देखोगे, तभी समझ में आएगा, वरना बार बार पूछने पे भी नहीं बता पाऊँगी। शुरू करते हैं। कवि के वर्णनानुसार विधृता पुरुष को लक्ष्य करके कहने लगी कि दुख की बात है। विधृता एक पात्र है जो पुरुष को कह रही है कि बड़ी दुख की बात है, यह तुम क्या अनीति कर रहे हो, ठहरो ठहरो। 2 बार ठहरो ठहरो मतलब वो समझाते हुए कह रही है कि ठहरो। मुझे अबला नारी कहकर अनीति कर रहे हो। अनीति का अर्थ है जो नीति सही नहीं है, जो गलत नीति है, वो है अनीति। ठहरो ठहरो, मुझे अबला नारी कहकर इस तरह से बलपूर्वक क्यों पकड़े रहे हो। मुझे तुम जिस तरह से बलपूर्वक पकड़ के खड़े हो, उससे लगता है कि तुम यह प्रमाणित करना चाहते हो कि मैं अबला हूँ, अर्थात निर्बल हूँ। क्यों अपने अधीन रखने की ज़बरदस्ती प्रयास करने वाली बात। अब इस तरह से पुरुष हाथ पकड़कर बलात् हट कर उसको अपने साथ रखे तो ये भी बात सही नहीं है। भले ही मेरा शरीर जा सकता है, परंतु यह मन तो मेरे अधीन है। फिर विधृता कह रही है कि भले ही मेरा शरीर आप अपने पास रख सकते हो, लेकिन ये मन तो मेरा है, ये तो मेरे ही अधीन रहेगा, किसी भी सबल या सबल पुरुष के अधीन नहीं रहेगा। यह तो अपनी इच्छा अनुसार मार्ग चलाता रहा है, इसलिए मैं बलपूर्वक किसी का तिरस्कार नहीं कर सकती। आया समझ में विद्यार्थियों? भाषा बहुत सरल है। इसमें विशेष में आएगा विधृता द्वारा नारी के साथ नर के कठोर आचरण की भर्त्सना की है, निंदा की है। किसने की है? इस कविता में पात्र है विधृता। शब्दावली सरल भावानुकूल है। आक्षेप और परिकर अलंकार हैं और इसमें हरि गीत का छंद है। आया समझ में विद्यार्थियों? अगला पद करते हैं। अगले पद में लोहित नेत्र से लेकर शुद्ध शांति तुम पाओ। कवि मैथिली शरण गुप्त अपनी पात्र विधृता से कहलवा रहे हैं कि तुम्हारे नेत्र क्रोध से लाल हो रहे हैं, नथुने फड़क रहे हैं, चेहरा तमतमाया हुआ है तथा वाणी एकदम कर्कश क्यों है। ये मैं तो यह पुरुष है ना, तो यह पुरुष है, परंतु आचरण से इसमें कौन सा नया प्राणी बन गया है। यह केवल भयंकर क्रोधयुक्त एवं घृणित पुरुष है, अपितु आचरण से भी अपवित्र हो रहा है। इसलिए ही पुरुष आओ, नहाओ और इस शरीर को शुद्ध एवं शांत कर दो। अब यह शरीर तो त्यागा नहीं जा सकता, इसे शुद्ध एवं शांत रखा जा सकता है। तुम भी अपना आवेश त्याग कर ऐसा ही करो। कवि इसके माध्यम से मानव जनित क्रोध की जो आदत है, जिसके कारण मनुष्य अपने ही क्रोध की आग में जलता है, उस क्रोध को त्याग करके शांत रहने की ओर इशारा कर रहे हैं। तीसरा पद है बेटा, पर सुनते जाओ से लेकर क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। शुरू करते हैं। तुम लाइन ध्यान से देखो, मैं इनका शब्दार्थ भावार्थ बता रही हूँ एक एक लाइन का। पुरुष स्वयं को विशिष्ट मानकर भारी पड़ता है नारी के लिए। अब पुरुष ने अपने आप को स्वयं को क्या बना लिया है? विशिष्ट, एक अलग हटके। तो वो अलग हटके क्या करता है? सिर्फ अत्याचार करता है, औरत को दबा कर रखने की कोशिश करता है और निर्लज्जता पूर्वक अबला मानने के लिए वह मजबूर करता है। यह सर्वथा, यह हमेशा से यह बात गलत थी है
और मानी जाती रहेगी। इसलिए नारी के साथ व्यवहार करते समय पुरुष को अपने आचरण की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। कवि अपनी बात को कहने के लिए विद्रता पात्र के साथ पुरुष की गलतियां, पुरुष की कठोरता, पुरुष जनित अत्याचार की ओर इशारा करते हुए परिष्कार की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं यही बात तुमसे कहना चाहती हूँ। तुम मेरी इस बात को अच्छी तरह से सुन लो, क्योंकि आगे फिर तुम मेरी बात सुनना भी नहीं चाहोगे, तो सुन नहीं सकोगे। मैं तुमसे फिर नहीं कहूँगी। इस अपमानित व्यवहार से मैं एक प्रकार से मर चुकी हूँ। अर्थात अपमान हर पल नारी को मौत का आभास कराता है, अर्थात मरण के समान उसको अपने अपमान की अनुभूति होती है, पीड़ा होती है। परंतु अभी मेरा शरीर ठंडा या चेतना विहीन नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुमसे दो बात कहने के लिए यहाँ चौराहे पर इसी निमित्त खड़ी हूँ। अतः मेरी बात अवश्य सुन लो। इसमें बेटा विशेष भी एक बिंदु आता है। व्याख्या करते हैं तो हम पहले प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या के बाद विशेष। तो इसमें जो विशेष है, नारी द्वारा पुरुष को अर्थात पत्नी द्वारा पति को व्यर्थ क्रोध न करने तथा पवित्र आचरण करने की ओर इशारा है। और भाषा और शब्दावली सरल है, छंदमुक्त है, गीता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम अगला पद पढ़ेंगे।